नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण क्या क्या हैं? पिछली वीडियो में मैंने संघात्मक लक्षण पढ़ाए थे। आज पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। एकात्मक शासन कहाँ तक सफल होता है, कैसा होता है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे हम। जैसे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली भी है और एकात्मक भी है, तथा संविधान के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों की शक्तियों का उल्लेखन कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माता केंद्र को ही अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। अतः भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे शब्दों में संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है, क्योंकि संविधान में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि कुछ लेखक भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहते हैं। भारतीय संविधान के शक्तिशाली एक केंद्र की स्थापना होती है। जैसे शक्तिशाली केंद्र में एकात्मक शासन है, तो कैसे केंद्र शक्तिशाली होता है, इससे संबंधित बातें करेंगे। जैसे केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली, एकात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये संविधान में ही बनाया गया है कि केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र के नियंत्रण में रखे गए हैं। केंद्रीय सूची के विषयों की संख्या भी राज्य सूची के विषयों से अधिक रखी गई है। समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे। अवशेष शक्ति भी केंद्र सरकार को ही दे दी गई थी, तो इससे केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार, एकात्मक शासन में ये और होता है कि संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान को विभिन्न राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। वह वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकता है। राज्यों के नामों में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कोई नए राज्य बनता है तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, और दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। किसी एक बड़े राज्य का बंटवारा करके उसमें 2 से 2 राज्य भी बना सकता है। किसी भी राज्य को बंटवारा कर दे और उसमें 2 राज्य बना सकता है। कौन? केंद्र सरकार। भारतीय संसद की राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति उसे बहुत महत्वपूर्ण बना देती है। जो भारत में राज्य रहते हैं उसमें परिवर्तन की शक्ति केंद्र सरकार को और अधिक मजबूती देता है। संसद का राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, ये भी एकात्मक शासन का लक्षण है। संविधान द्वारा भारतीय संसद को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह साधारण परिस्थितियों में भी राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे और संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राज्य निर्माण का अधिकार दे दें। 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भी प्रस्ताव पास करके संसद में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। फिर आता है संकट काल में संसद बहुत शक्तिशाली हो जाती है। यदि देश में संकट पड़ता है, यदि किसी जैसे चीन से अभी युद्ध का माहौल बन रहा है, लेकिन युद्ध होता नहीं है, क्योंकि युद्ध में बहुत जनधन की हानि होती है, तो दोनों पक्ष चाहते होंगे कि समझौता हो जाए, शांति प्रस्ताव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि ऐसे में युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए या चीन से हो जाए, तो देश में संकटकालीन स्थिति छा जाती है और देश में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। संकट काल में संसद बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है।
जिस समय देश संकटकालीन परिस्थितियों से गुजरता है तो उस समय राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति बढ़ जाती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल में संसद को राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। ऐसा कानून संपूर्ण देश या उसके किसी भी भाग में लागू रहेगा। आपातकालीन घोषणा की समाप्ति के 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर ऐसा कानून समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कोई और नियम पास ना हो जाए, जब तक कोई और नया नियम ना निकल आए। संकट काल भी भारतीय संविधान को एकात्मक बनाता है। यदि संकट काल की स्थिति आती है देश में तो ये भी एकात्मक बना देता है। आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर राज्यों की निर्भरता, ये भी एकात्मक का लक्षण है कि आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर विभिन्न राज्य निर्भर रहते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार पर निर्भर है। केंद्र राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान एवं सहायता देता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का संकट पूरे देश में चल रहा है, देश में क्या विश्व में चल रहा हो तो इसमें केंद्र और अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे केंद्र कई राज्यों में जैसे पैसों की कमी हो जाती है या पैसों की ज़रूरत पड़ती है आर्थिक चीज़ से, तो केंद्र इसमें सभी राज्यों की सहायता करता है। राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति का मुकाबला अकेले करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसमें केंद्र की सहायता लेना आवश्यक। तो राज्य सरकारें समय समय पर कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता मांग सकती हैं। राज्य सरकारों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता के कारण केंद्र काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, केंद्र काफ़ी शक्तिशाली रहता है। फिर आता है योजना आयोग की महत्वपूर्ण स्थिति। योजना आयोग की महत्वपूर्ण स्थिति में ये आता है कि योजना आयोग की महत्वपूर्ण स्थिति ने भी केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं को बनाते समय योजना आयोग से सहायता एवं मार्गदर्शन आवश्यक प्राप्त करती हैं, जबकि सही स्थिति में तो यह है कि केंद्र ही बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है और निर्णय लेता है और राज्यों को निर्देश देता है। क्या है स्थिति, क्या है, केंद्र ही जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं केंद्र द्वारा ही बन जाती हैं और वह निर्णय ले लेता है और राज्यों को निर्देश देता है। राज्य सरकारें योजना आयोग के द्वार पर दान के लिए प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारों की योजना आयोग पर निर्भरता उनकी स्थिति को कमजोर बनाती है, इससे केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष स्थिति। ये भी एकात्मक शासन का लक्षण है कि सर्वोच्च न्यायालय की विशेष स्थिति रहती है। भारत में न्याय प्रणाली का स्वरूप भी एकीकृत है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की शाखाएं ही हैं। सारे देश की न्याय व्यवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है। सर्वोच्च न्यायालय का राज्यों की हाई कोर्ट पर व्यापक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ही महत्वपूर्ण स्थिति भी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बना देती है। यह भी एक एकात्मक शासन का लक्षण है कि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। और फिर आती है एक हरी नागरिकता। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था की भांति भारत में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। हमारे देश का नागरिक केवल भारत का ही नागरिक कहलाता है, वह किसी राज्य का अलग से नागरिक नहीं कहलाता है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति अमेरिका का नागरिक तो कहलाता ही है, साथ में उसे उस राज्य का भी नागरिक कहलाता है जिसमें वह निवास करता है। एक हरी नागरिकता का सिद्धांत भी भारत की एकात्मक भावना का प्रबल करता है। फिर आता है राज्यों का अलग संविधान नहीं। ये भी केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को अलग से संविधान निर्माण का अधिकार दिया है। कहाँ? अमेरिका में संघात्मक शासन में राज्यों को अलग से संविधान निर्माण का अधिकार दिया है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर था पहले। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था कि जो राज्य को ही अलग संविधान रखने का अधिकार था पहले, लेकिन अब वो भी 370 धारा हट गई है तो जम्मू कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा हो गया है। उसे पहले दर्जा था कि वह जम्मू कश्मीर राज्य को ही अलग संविधान था पहले।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अन्य किसी भी राज्य को अपना अलग संविधान रखने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी केंद्र को शक्तिशाली बनाता है कि सभी राज्य, जितने राज्य भारत में हैं, सभी राज्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। भारत में प्रत्येक राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही अर्थों में राज्यपाल प्रधानमंत्री के सहयोगी रूप में कार्य करता है, जबकि उससे निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। राज्यपाल के माध्यम से ही प्रधानमंत्री राज्यों की व्यवस्था को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री का यह हस्तक्षेप संघात्मक व्यवस्था की भावना के प्रतिकूल है। यह भी एकात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है कि राज्यपाल का चुनाव भी राज्य की जनता द्वारा होना चाहिए। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होता है। भारत के उच्चतम सदन और राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। कई देशों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और बड़ी छोटी इकाइयों को संघीय व्यवस्था के द्विसदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में यह स्थिति संघात्मक व्यवस्था के विरोधी में है। फिर आता है संविधान संशोधन में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका। जब संविधान संशोधन होता है किसी भी चीज़ पर, तो संसद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया में संसद के पास राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। सामान्य कानून को संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से संशोधित कर सकते हैं तथा संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है। फिर आता है संघीय क्षेत्रों पर केंद्रीय नियंत्रण। संघीय क्षेत्र, जैसे भारत में संघीय क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में केंद्र का नियंत्रण होता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की सहायता से चलाता है। इसके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त होता है। संघीय क्षेत्रों पर केंद्र का नियंत्रण राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। तो इस संबंध में बहुत सारे विचारक हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसे भारतीय संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें संघात्मक शासन के तत्व गौण रूप से हैं। के.पी. मुखर्जी भी लिखते हैं कि मेरी यह धारणा है कि भारतीय संविधान निश्चित रूप से एकात्मक या गैर संघात्मक है। भले ही संविधान निर्माताओं की ऐसी धारणा न रही हो, फिर भी एकात्मक इसमें ज़्यादा दिखता है। भारत का अर्ध महासंघीय संघ है जिसमें एकात्मक सरकार अनेक महत्वपूर्ण लक्षणों का समावेश है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इसमें अम्बेडकर ने भी कहा है कि वास्तव में भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और महासंघीय दोनों प्रकार का है। तो बहुत सारे लोगों ने संघात्मक और एकात्मक पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार को ही भारतीय संविधान में महत्व दिया गया है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको एकात्मक शासन के लक्षण भी आपको समझ में आ गए होंगे कि एकात्मक शासन क्या होता है, संघात्मक शासन क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।